आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। आज काफी अरसे के बाद, एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ एक मरतबा फिर शरीक हो रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि लर्नर पर्सनालिटी हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, कॉलमनिस्ट हैं और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट, बल्कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नजर आते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सर। बहुत बहुत मेहरबानी आलिया जी फॉर इनवाइटिंग मी। कुछ टाइम हो गया है लेकिन आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखिए, है तो दिसंबर का महीना, आपसे बात तो हमने दिसंबर के महीने में होती है, आपको पता है कुछ ऐसे मामलात माजी के चलते हैं कि उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मेरे पास ना सामने इस वक्त खबर थी, पहले मैं आपसे उसके ऊपर क्यों ना तज्जिया ले लूं। सर खबर जो है ना वो ये है कि हमने जून के एंड तक पाकिस्तान ने $16 बिलियन की अदायगी करनी है कर्जों की। कर्ज तो हमने सऊदी अरेबिया से हमने कहा कि थोड़ा सा कर्जा और दे दो। तो सर हम ये क्या कर्जे मांग मांग कर अब हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा? एक किताब हमारे कोलीग थे ब्यॉन बेकमैन, उन्होंने लिखी थी द डेट ट्रैप। एक दफा आप कर्जा लेना शुरू कर दें तो वो तकरीबन बढ़ता ही जाता है अगर आप बाकी चीजों में अपने जो है ना क्या कहते हैं कंट्रोल फाइनेंसिस पे ना करें। और पाकिस्तान में तो यही हुआ है कि जिसकी हुकूमत आई उसने ये उसको लूटा और मुल्क का कर्जा बढ़ता गया। अब कहां से ये शुरू हुआ और अगले आने वाली हुकूमत को उसको उठाना पड़ा, क्योंकि कर्जे तो स्टेट को मिलते हैं ना, गवर्नमेंट्स को तो नहीं मिलते हैं। तो अब आप बता रही हैं 16 बिलियन हमें जून में वापस करना है, और हम जो ये कर्जा फिर सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं ये तो उसी डेट को पे करने में एक स्मॉल पोर्शन ही प्ले करेगा। बाकी हम कैसे पे करेंगे वापस, आई हैव नो क्लू। ये एक्सटेंशन मांगेंगे, कुछ और करेंगे। आई थिंक वी आर टू डीपली इन दिस डेट ट्रैप जो हमने खुद पैदा की है। बाय द वे, हमने देखे ना जंगें की, अच्छी भली इकोनॉमी अयूब खान के दौर में चल रही थी, अगर उस पर ही हम अपना कनात करते और उसी को बढ़ाते तो ये मसले खड़े ना होते। लेकिन अब वो हो चुके हैं। और अब तो जो आपने सुनाया है, एक और किस्म का डिप्रेशन मुझे हो रहा है। हाउ विल दिस कंट्री गेट आउट ऑफ दिस डेट, ये आप पूछ रही है ना? जी बिल्कुल। एक तो ये वो कह रहे हैं, मतलब जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई मानेगा कि जी हमारी डेट्स आप कैंसिल कर दें, हमने आप वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया था, ये किया था, वो किया था, हमारी तबाही ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है, और क्लाइमेट चेंज कोई हमारी वजह से नहीं हो रहा, ये तो इंडस्ट्रियल मुल्कों की जो है पॉलिसीज फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करने की, वो बातें अपनी जगह दुरुस्त भी हैं पार्टली। लेकिन अगर हम अपना रिकॉर्ड देखें, क्या हमने इन हालात में ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें हम अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करें, या हम कहीं क्या कहते हैं जिहाद के चक्कर में फंस जाएं, कहीं कुछ और। अब वो सारी चीजें जो है ना गले में फंस गई हैं आपके। दैट्स द प्रॉब्लम। तो क्या हाल है इसका? हाल तो कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जब व्हेन यू आर अंडर डेट, या तो डेट देने वाला आपको माफ कर देना, उसकी कोई वजह नहीं मुझे समझ आती कि वो तैयार हो जाए। डेट रिलीफ मिल जाती है, एक्सटेंशन हो जाती है, टर्म्स को लोग रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट भी तो फिर हो जाता है ना कि हर मुल्क फिर डेट लेने के बाद जो है, कर्जा लेने के बाद तो इस किस्म की रिक्वेस्ट शुरू कर दे, तो जो मनी लेंडर होता है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को भी तो देखता है ना, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एक हुकूमत हो, इंस्टीट्यूशन हो, वर्ल्ड बैंक या IMF। अल्टीमेटली दे वांट द कैपिटल रिटर्न प्लस द इंटरेस्ट। ये ऐसे ही है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपसे कहा कि दिसंबर का महीना आता है तो हम आपसे जरूर बात करते हैं। देखिए आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या क्या क़यामतें जो हैं वो ढह चुकी हैं। बेशक।
आप जानते हैं कि ये 16 दिसंबर जब आता है तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की, फॉल ऑफ ढाका किस तरह की। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक बात जो ये कही जाती है कि जो पाकिस्तान है वो तो बंगालियों ने बनाया, यानी उनका बहुत बड़ा हिस्सा था, और उसके बाद जो है हमने उनको बस यूं छुट्टी करा दी, गद्दारी वद्दारी के हमने टैग दी और हमने कहा चलो जी भागो यहाँ से। तो फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। देखिए, जहां तक उनके साथ बुरा सलूक हुआ है, उन पे गद्दारी का इल्जाम लगा है, ये मुनासिब बातें की जा रही हैं, और ऐसे ही हमने बंगालियों के साथ एक बुरा ट्रीटमेंट किया। हमने बाकी नेशनैलिटीज के साथ भी तो कोई अच्छा सलूक नहीं किया। बलोचों के साथ बड़ा एक, और पख्तूनों के साथ भी झगड़ा है, सिंधियों के साथ भी हमारी एक इस मामले में, तो वी हैव बीन अनफेयर टू ऑल अदर नेशनैलिटीज एक्सेप्ट जो पंजाबी डोमिनेट करते हैं स्टेट को, और जो यूपी से इलीट आई थी, जो शुरू में उनको बहुत कराची में कंट्रोल, सिंध में कंट्रोल, अब लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर सिंधी भी पढ़ लिख के आगे आ गए, ये मुसीबत है। तो ये कहना कि बंगालियों ने बनाया था, दिस इज वो शेक्सपियर की महल एक कहावत है, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटविक्स्ट लिप एंड कप, यानी ये कह देना डजंट रियली हेल्प वेरी मच, क्योंकि इस तरह तो कायदे आजम ने एक दफा कहा था 8 मार्च 1944 को अलीगढ़ में, कि जिस दिन पहला इंडियन कन्वर्ट होके मुसलमान हुआ था, तो पाकिस्तान की फाउंडेशन तो तब से रख दी गई थी। और फिर हमारी किताबों में, ये मैं आपको उनके कोट कर रहा हूँ स्पीच, बड़ी उनकी मशहूर स्पीच है। और हमारे जो है पाकिस्तान स्टडीज में महल मोहम्मद बिन कासिम के बाद लोग डेट करना शुरू कर देते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। बंगालियों का उसमें ये एक ठीक है एज एन आर्गुमेंट है, बट दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी 1905 में, तो वो तो लॉर्ड कर्जन ने की थी, कोई मुसलमानों को की डिमांड के बाद तो नहीं हुई, ये तो अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थी। उसके बाद ये हुआ कि बंगाली मुसलमान ईस्ट बंगाल के जो हैं और वेस्ट बंगाल के जो हिंदू बर्दर लोग हैं, उनके अंदर एक टेंशन पैदा हुई। लेकिन ये भी मैं बता दूं, 1919 के अंदर ये नाम लिया जाता है कि जी काजी फजलुल हक ने आके लाहौर में लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया, दिस इज ट्रू, लेकिन ये नहीं बताते कि अपना जिन्ना साहब ने उनको निकाल भी दिया था मुस्लिम लीग से, और वो बाद में कोई मुसलमान के अपना मुस्लिम लीग के सपोर्टर नहीं रहे काजी फजलुल हक, ही वाज बैडली ट्रीटेड। तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना जो है बंगाल का, वही एक गलत पोजीशन थी। वो एक अलग आजाद मुल्क बन जाता, मे बी दैट वाज ऑल राइट, और अब वो बन गए हैं और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो नत्थी उन्हें जाके अप्रैल 1947 में किया गया, उससे पहले तो ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, बल्कि सोहरवर्दी और चंद बंगाली लीडर शरद बोस और शंकर रॉय, ये सारे मिलके एक यूनाइटेड बंगाल बनाना चाहते थे, जो ना पाकिस्तान का हिस्सा हो ना इंडिया का हो। तो ये कह देना कि बंगालियों ने बनाया, दिस इज जस्ट ए स्वीपिंग स्टेटमेंट। लेकिन जहां से वो एक सबक ले रहे हैं कि बंगालियों को हमने मिसट्रीट किया, वो बात दुरुस्त है। पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया है, मैंने ये अपनी किताब गैरिजन स्टेट में भी साबित किया है, और जिना पे जो मेरी एक तवील किताब आई है, ये तो फैसला अंग्रेजों का था कि हमें हिंदुस्तान में एक ऐसा मुल्क बनाना चाहिए जो वेस्टर्न पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, और सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए हम उसे तैयार करें, इसलिए पाकिस्तान बनाया गया। और उसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान का फिर उन्होंने अफगान जिहाद तो पाकिस्तान के जरिए करवाया ना वेस्ट ने। लिहाजा ये अपना हामिद मीर साहब का कहना, मैं उनकी बात वैसे समझ रहा हूं कि देखिए हमने बंगालियों को मिसट्रीट किया है, हमने बलोचों को किया है, ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया है या सिंधियों ने पाकिस्तान बनाया, इट्स नॉट लाइक दिस। ये दुरुस्त है, रेजोल्यूशन वहां से शुरू हुए, और सिंध में 1938 में बेसिकली रेजोल्यूशन सबसे पहले 1938 में सिंध का है कि वी वांट टू ज्वाइन
बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान या इंडिया की पार्टीशन के ऊपर बात हुई, ऐसे बात है। तो डॉक्टर वन साहब आप भी कह रहे हैं कि देखिए जो मुस्लिम लीग की बुनियाद है वो भी ढाका में रखी गई, जो मुस्लिम उसकी जो वजह क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। उसकी वजह ये है कि जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो ढाका में जो लोग मुसलमान रहते थे, नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह, और उनकी पोजीशन इंप्रूव हो गई ना, क्योंकि उससे पहले सारे फैसले कलकत्ते में होते थे, सारे लॉयर्स कलकत्ते में होते थे, सारे बंगाल का जो सेंटर था वो कलकत्ता था। उसके बाद नवाब ऑफ ढाका ने जब देखा कि वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज कर रहे हैं, तब उन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली ढाका के अंदर। बट मुस्लिम लीग की जो है बुनियाद, वो उस जमाने से पाकिस्तान की हिस्ट्री आप नहीं निकाल सकते, वो एक मुस्लिम सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी की बात थी। बाद में कैसे सियासत ऐसे डेवलप की कि एक दिन पार्टीशन हुई। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड टू टू मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट के जी क्योंकि ढाका में उसकी वो बुनियाद रखी गई। बल्कि ट्रेजेडी तो ये है कि ढाके में बुनियाद रखी गई, लेकिन उसके बाद पूरा बंगालियों को इन्होंने इग्नोर करके यूपी के मुसलमान डोमिनेट करते रहे मुस्लिम लीग को। तो और यही आखिर में भी हुआ। देखें, जब पाकिस्तान बन गया है तो पहली जो फेडरल कैबिनेट बनी थी ना जी, जी उसके अंदर ओवर रिप्रेजेंटेशन उर्दू स्पीकिंग लोगों की थी, पंजाबियों की थी, ना सिंधियों की थी, और बंगाल से एक आदमी उन्होंने लिया था फजलुर रहमान, हु वाज नॉट वेरी वेल नोन, और एक दलित जोगिंदर नाथ मंडल को इन्होंने वहां से लॉ मिनिस्टर बना लिया था। सो बंगाल के साथ तो जिन्ना साहब के दौर में ही मिस ट्रीटमेंट शुरू हो गई ना। हालांकि देवर 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो कैबिनेट के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी बजाय उर्दू स्पीकिंग और पंजाबियों की। तो ये इस तरह है मिस ट्रीटमेंट बंगालियों के साथ। जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं उस पे कोई सीरियस बंदा उसको प्रोटेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, वो दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने बुनियाद पाकिस्तान की डाली, ये बस ठीक है। फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इस किस्म की बातें हो जाती हैं, बट अगर एक सीरियस स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंगाल का पाकिस्तान के साथ आना ही जो है वो एक ऐसी स्टेट बनी जो अनविल्डी थी, मैनेज ही नहीं थी हो सकती। देखें, इन्होंने जो अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन बनाया था वो ये था, अ स्ट्रॉन्ग पंजाब इज द गारंटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ये क्या नॉनसेंस बात है, क्योंकि वहां पे 65 वॉर में तो हमारी कोई डिफेंस लाइंस ही नहीं थी। अगर इंडियंस चाहते तो दे कुड हैव वॉकड इन, बट दे वेटेड। और 71 में फिर जब बंगालियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की तो इंडियन हेल्प उन्हें मिली। ऐसे है। तो मीर साहब की बात मैंने भी वो देखा है अपना, बात वो सिंपथेटिक कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को इस तरह इंटरप्रेट करना जो है ना, वो एक कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है। दिस जी इज नॉट अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट, क्योंकि फैक्चुअली बेस्ड नहीं ना है। एक जी सिलेक्ट कर लें बात को और सारी हिस्ट्री आप उसमें एक्सप्लेन कर दें, दैट्स नॉट हाउ स्कॉलर्स वुड लुक एट इट। जी डॉक्टर साहब, लेकिन आप खुद भी तो ये बात करें ना, जैसे अब आपने ये बात की कि पंजाब का वो बंगाल का तो कोई बनता नहीं था शामिल होना, और ये होना गलत। लेकिन बंगाल को शामिल करने के लिए जिन लोगों ने कहा, जिसमें कि एक फजलुल हक या हुसैन सोहरवर्दी, तो सोहरवर्दी और वो, तो इससे क्या ये पता नहीं चलता कि उनका हिस्सा तो है? उन्होंने कहा तो सही कि भाई बंगाल भी शामिल करो इसमें, तो फिर नहीं, देखें, असल में इसकी हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सोरवर्दी वांटेड एन इंडिपेंडेंट बंगाल अलॉन्ग विद अदर हिंदू बंगालीज के साथ मिलके, लेकिन ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फिर की थी हिंदू महासभा ने और कांग्रेस ने कि अगर आप पंजाब को भी डिवाइड कर रहे हैं और हिंदुस्तान को मजहब की बुनियाद पे कर रहे हैं तो आप बंगाल को भी करें। ऐसे हुआ है। दिस इज ऑन मेरी जिन वाली किताब में ये सारी डिटेल्स हैं। आई मीन, आई डू सी हिज पॉइंट
ही इज सेइंग कि पाकिस्तान मिसट्रीटेड द बंगालीज, वेयर आई टोटली एग्री विथ हिम। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये एक इट्स अ सुपरफिशियल आर्गुमेंट, दैट्स नॉट ट्रू। पाकिस्तान तो बनाया अंग्रेजों ने, और जिन्ना साहब की जो एज ए लॉयर जिस तरह उन्होंने प्लीड किया और उसको अपना सुबह शाम उस पर कैंपेन किया, पाकिस्तान वैसे बना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये सारी बात करते हैं तो उसमें चले इससे आगे निकलकर हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि उसके बाद जो कुछ हुआ तो उसमें उस दौरान काफी ज्यादा किताबें भी लिखी गई और ये बात जो है वो की गई, तो अब हमने देखा कि ये सब सबके सामने है। आप भी इसको एंडोर्स करेंगे कि हमने अपनी हिस्ट्री गलत पढ़ाई है, हम तारीख जो है वो अपने लोगों को, जनरेशन्स को हम गलत पढ़ाते नहीं, हमने उनको कुछ नहीं बताया। और अभी भी आप क्या स्टेटमेंट आती है कि जो कुछ हुआ बांग्लादेश के 1971 में, उसकी जो जिम्मेदार है वो सियासतदान। हाँ, ये गलत है ये, मतलब दिस इज रॉन्ग। एट दैट टाइम द मिलिट्री जनरल याह्या खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों ने उनका साथ दिया, लेकिन आफ्टर ऑल हुक्म मिलिट्री एक्शन का तो याह्या खान ने दिया था, और पाकिस्तान टूटा भी उन्हीं के दौर में, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में तो नहीं टूटा। इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब याह्या खान के साथ मिल गए थे, और इस तरह पॉलिटिकल सपोर्ट वेस्ट पाकिस्तान के याह्या खान को मिली। तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बट द वन हु इज इन पावर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, सिंपल एज दैट। तो वो जनरल बाजवा ने जाते हुए बस इस किस्म की बातें ये लोग करते हैं, क्या किया जाए। ये पॉलिटिशियंस की गलती तो है, इलेक्शन हुआ था, जो रिजल्ट था उसको नहीं थे मान रहे ये, मगर सिर्फ भुट्टो साहब नहीं थे मान रहे, इनकी काउंसिल मुस्लिम लीग नहीं थी मान रही, जमात इस्लामी नहीं थी मान रही, ये सारे इकट्ठे हो गए थे उस जमाने में। क्या कहते हैं, अवामी लीग को हुकूमत बनाने का हक देने में, और याह्या खान और उनके जनरल्स भी उसी पोजीशन पे थे। ये मेरी गैरिजन स्टेट किताब में इन डिटेल मैंने 2 चैप्टर्स में डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने उसके अंदर इंक्लूड ना की हो। ये भी गलत है, डिस्टॉर्शन है ना, कि पॉलिटिशियंस पे लगा दो। नो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान पावर एलीट। मैंने कहा है, यहाँ की पावर एलीट हमारी मिलिट्री, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिशियंस थे। नॉट ऑल पॉलिटिशियंस। नेशनल अवामी पार्टी और जो 2-3 और प्रोग्रेसिव पार्टीज थी, वो चाहती थी कि पाकिस्तान यूनाइटेड रहे और अवामी लीग को हुकूमत दी जाए, लेकिन उनकी बात तो किसी ने सुनी नहीं। याह्या खान का साथ पीपल्स पार्टी ने, वो जो मुस्लिम लीग 2-3 फैक्शंस थे, जमात इस्लामी, इन लोगों ने दिया, तो इनका मिलके ही होगा ना फिर। और क्योंकि हुकूमत याह्या खान की थी, हाउ कैन यू से कि वो पॉलिटिशियंस, याह्या खान वहां पे फिर अवामी लीग को हुकूमत बनाने देते ना, ये उन्होंने रिफ्यूज किया फॉर वट एवर रीजन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या आप, ये सब तो बहरहाल इस पे तो हम बात करते ही रहते हैं अक्सर औकात, लेकिन क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, रिलेशन जो हैं, हम हमेशा तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, लेकिन आज आपसे मैं पूछूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? होने चाहिए। देखें, हमें सबसे पहले तो माफी मांगनी होगी ना जो हमने वहां पे की है। वंस यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, देन रेकंसिलिएशन होती है। ये तो मानते ही नहीं कि हमने कोई वहां पे गलती की है या हमसे ज्यादती हुई है। अगर मानते हैं तो फिर कहते हैं कि हाँ एक गलती हो गई थी, लेकिन जाते जाते बाजवा साहब ने सारा डाल दिया है पॉलिटिशियंस पे, विच इज नॉट फेयर, विच इज नॉट फेयर। मान के फिर नहीं माने ना, जाते जाते नहीं माने। तो वो जो है बांग्लादेश के साथ दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए। ये जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं इन्होंने, और फिर इंडिया से भी अब आजकल सियासतदान एक रैश बातें शुरू कर देते हैं। इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन। व्हाट टू डू भाई। मसला ये है कि इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड सो ऑन। वो एक वर्ल्ड पावर बन रहे हैं, हमारा दिवालिया हुआ है, तो फर्क तो है ना।
हाँ, ये मसला है। एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। और दिवालिये पे दिवालिया जो है वो निकलता चला जा रहा है। अब देखिए बस यही डर है कि कहीं निकल ही ना जाए दिवाली। तो यही मैं डॉक्टर कह, हाँ, I that it would be a very sad day if that were to happen. हाँ जी। नहीं सर, कहा तो है, जिस तरह हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, ये नहीं होने देंगे, हम संभाल लेंगे। चले देखते हैं, इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है सर। गुड लक टू देम, गुड लक टू देम, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी। ओके सर। Till next time, take care. एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।